डीएस नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सबका दोबारा स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेम सेल यानी स्तंभ कोशिका क्या होती है और जीन थेरेपी यानी जीन चिकित्सा क्या होती है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेम सेल की हिस्ट्री, उस स्टेम सेल की विशेषता, स्टेम सेल के प्रकार, जीन चिकित्सा क्या होती है और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा एक और महत्वपूर्ण चीज, डीएनए टीका क्या होता है। तो आओ शुरुआत करते हैं। स्टेम सेल क्या होती है? स्टेम सेल यानी स्तंभ जो कोशिका होती है वो अन्य कोशिकाओं के सामान्य कोशिका होती है, यथा पेशी कोशिका, रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका इसके समान ही होती है। पर विभाजन और पुनर्नवीनकरण की क्षमता स्टेम कोशिकाओं को, देखिए ध्यान रखने वाली बात है कि विभाजन यानी डिवीजन होता है और नवीनीकरण यानी दोबारा बनने की क्षमता होती है, वो अन्य कोशिकाओं से अलग होती है। यानी स्टेम कोशिका की क्षमता अन्य कोशिकाओं से होती है। अर्थात कहें, स्टेम कोशिकाओं में स्वयं की प्रतिकृति बनाने की क्षमता होती है जो अन्य कोशिका, पेशी कोशिका आदि में नहीं होती। इन्हें स्तंभ कोशिका भी कहते हैं। यानी स्टेम सेल क्या होती है? जो अपने जैसी अन्य बहुत सारी सेल बनाने की क्षमता रखती है, उन्हें हम स्तंभ कोशिका कहते हैं, जबकि अन्य सेल ऐसा नहीं कर पाती। स्टेम कोशिकाएं वे होती है जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विकसित हो जाने की क्षमता होती है, और ये क्या करती है कि और भी अन्य प्रकार की कोशिकाओं में विकसित हो जाती है। यह गुण अन्य सामान्य कोशिकाओं में नहीं होता। स्टेम कोशिका कई ऊतकों में आंतरिक मरम्मत तंत्र की तरह कार्य करती है। एक स्टेम कोशिका विभाजन के बाद बनने वाली हर नई कोशिका में यह क्षमता होती है। यानी स्टेम सेल है स्तंभ कोशिका, उससे नई सेल बनती है, उस नई सेल के अंदर भी ये क्षमता होती है कि वो स्टेम कोशिका ही बनी रहे। विशिष्ट कार्य करने वाली अन्य कोशिका यानी पेशी कोशिका, आरबीसी या एक मस्तिष्क कोशिका आदि बन जाती है। ये इस प्रकार से स्तंभ कोशिका की ये खास बात होती है कि वो अपने जैसे ही बनी रहती है और अपने जैसी प्रतिकृति तैयार करने की क्षमता रखती है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट हम, स्टेम सेल की हिस्ट्री। द टर्म स्टेम सेल वाज कॉइन्ड बाय थियोडर बॉवेरी। किसने दिया शब्द को, उसको, स्टेम सेल को? थियोडर बॉवेरी और वैलेंटिन हैकर ने, और 19th सेंचुरी के अंदर दिया स्तंभ कोशिका के बारे में। द की प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल वर फर्स्ट डिफाइंड बाय अर्नेस्ट मैकुलेट। सबसे पहले इसको डिफाइन किसने किया था? अर्नेस्ट मैकुले और जेम्स टिल ने, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो एंड द ओंटारियो कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ द अर्ली 1960 के अंदर। द फर्स्ट थेरेपी यूजिंग स्टेम सेल बाज ए वॉन मेरो। इसको सबसे पहले जो है इस थेरेपी का उपयोग किसके अंदर किया गया था? बोन मेरो ट्रांसप्लांट के अंदर। जो बोन मेरो होती है अस्थि मज्जा, उसके ट्रांसप्लांट में किया गया था। फ्रेंच के जो ऑन्कोलॉजिस्ट थे जॉर्ज मैथे, उन्होंने किया था 1958 के अंदर। बिना का न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट और योगासबी हु हैड बीन अफेक्टेड ए क्रिटिकली एक्सीडेंट द वर्कर आल सर्वाइव्ड। ये सबसे पहले 1958 के अंदर बिना का न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट है उसके अंदर किया गया था, और क्रिटिकली एक्सीडेंट हो गया था उसके अंदर, और वो उसके सर्वाइव रहे प्रयोग करने के स्टेम सेल के बाद में भी वो जीवित रहे। तो जो सबसे पहले इनका उपयोग वहां किया गया था। स्टेम सेल की क्या विशेषता होती है? ये अविशिष्टीकृत अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जो जीवन भर कोशिका विभाजन द्वारा स्वयं को नवीनकृत करती रहती है। सेल डिवीजन होता रहता है, नई अपने आप को बनाती रहती है। स्टेम कोशिकाओं की संख्या बरकरार रहती है, काफी लंबे समय तक अक्रिय रहने के बावजूद जरूरत पड़ने पर इनमें विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। देखिए बहुत खास बात है कि लगातार विभाजन करती रहती है, और कई बार जो है अक्रिय यानी विभाजन बंद हो जाता है, परंतु जरूरत होती है तो फिर से इनके अंदर विभाजन की क्रिया शुरू हो जाती है। स्टेम कोशिकाओं में विभेदन होता रहता है, इसमें विशिष्टीकृत प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है, इनसे विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनती रहती है। स्टेम कोशिकाएं कुछ शारीरिक या प्रायोगिक परिस्थितियों में ऊतकों का पुनर्नवीकरण करती है। यानी अगर विशेष परिस्थिति होती है तो नए टिश्यूज का निर्माण करती है। कुछ अंग जैसे आहार नाल, अस्थि मज्जा में स्टेम कोशिकाएं हमेशा विभाजन करती रहती हैं, जिसके द्वारा क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत होती रहती है, बाहर निकाल दिए जाते हैं। परंतु दूसरे अंग
अग्नाशय हृदय में स्टेम कोशिकाएं सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही विभाजन करती है, जबकि अन्य जगह जो हमारे जैसे आहार नाल है, अस्थि मज्जा है, इसमें लगातार करती रहती है। परंतु हमारे हार्ट है, अग्नाशय है, इनमें कोशिकाएं विशेष परिस्थिति में ही विभाजित होती है। स्टेम, अब अगला पॉइंट है अपना स्टेम कोशिकाओं के प्रकार। तो स्टेम कोशिकाएं यानी स्तंभ कोशिका दो प्रकार की होती है। एक है भ्रूण स्टेम कोशिका, एम्ब्रियो स्टेम सेल, और दूसरी है कायिक स्टेम सेल या सोमेटिक स्टेम सेल। बात करते हैं सबसे पहले भ्रूण स्टेम सेल। ये कोशिकाएं प्लूरिपोटेंट होती हैं, अर्थात ये शरीर के किसी भी अन्य प्रकार की कोशिका को बड़ी मात्रा में विकसित कर सकती है। भ्रूण स्टेम कोशिका में अन्य कोशिका में परिवर्तित हो जाने की क्षमता सबसे अधिक होती है। भ्रूण कोशिकाओं को भ्रूण के एकदम शुरुआती चरण यानी ब्लास्टोसिस चरण, अर्थात 3 से 6 दिन जब भ्रूण होता है, निषेचित भ्रूणों से प्राप्त किया जाता है। किनको? भ्रूण सेल्स को। वहां से निकालकर उसे प्रयोगशाला के पात्र में विकसित किया जाता है। इनमें मानव शरीर की सभी प्रकार की कोशिकाओं को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। किनमें? भ्रूण स्टेम सेल के अंदर। आप यहाँ देख रहे हैं oocyte, इसमें स्पर्म है और यहाँ टोटिपोसेंट होता है और 4 कोशिका बनती है। जो 4 कोशिकाओं की जो स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं मोरुला, और ये मोरुला के बाद में आगे स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस। तो इस जो ब्लास्टोसिस स्टेज आती है जो तीसरे से छठे दिन आती है, इसमें निषेचित भ्रूण से हम जब कोशिका प्राप्त करते हैं उसको हम कहते हैं भ्रूण स्टेम कोशिका, और ये बन गया ह्यूमन फेटस। और आगे जाकर के इसके अंदर सेल्स में डिवीजन होता है और यही सेल्स आगे हार्ट का निर्माण कर रही है, नर्वस सिस्टम का निर्माण कर रही है, इम्यून सिस्टम सेल्स का निर्माण कर रही है, यूनिपोटेंट यानी इनका बहुत प्रकार के अंगों का निर्माण जो है इनके द्वारा होता है। दूसरी बात आती है, दूसरी सेल है कायिक कोशिका, जिसे कहते हैं सोमेटिक सेल। ये मल्टीपोटेंट है, अर्थात भिन्न प्रकार की कोशिकाओं की एक छोटी संख्या को ही विकसित कर पाती हैं। ये अविभेदीकृत कोशिकाएं हैं जो किसी ऊतक या अंग में विभेदीकृत कोशिकाओं के बीच पाई जाती है। जरूरत पड़ने पर स्वयं को नवीनकृत या ऊतकों को विशिष्ट कोशिकाओं में परिवर्तित कर सकती है। ये कोशिकाएं एक खास ऊतक का स्थान ले लेती है। और आगे आती है प्रेरित प्लूरोपोटेंट स्टेम कोशिकाएं, आईपीएससी। भ्रूण से प्राप्त किए गए भ्रूण स्टेम सेल चिकित्सकीय दृष्टि से अत्यंत उपयोगी होते, परंतु इन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया अनैतिक है। विवादित होने के कारण विश्व के अधिकांश देशों में इस पर प्रतिबंध है। हमने बताया कि ब्लास्टोसिस्ट से हम भ्रूण कोशिका ले सकते हैं, परंतु ये अनैतिक है और इस पर हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उन्होंने रोक लगा रखी है। इसका हल निकालने के क्रम में वयस्क कोशिकाओं को प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में बदलने की विधि का आविष्कार हुआ। यही आईपीएससी है। ये क्या कह रहे हैं कि अब जो हम विकसित बड़ी डेवलप्ड कोशिका होगी उन्हीं से भ्रूण कोशिका बनाने का जो है प्रयास करते हैं, उसको कहते हैं आईपीएससी। इस कार्य हेतु आविष्कारक वैज्ञानिकों ने सीनिया यामानाका एंड जॉन वी गॉर्डन को 2012 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया, क्योंकि उन्होंने वयस्क या विकसित कोशिकाओं से प्रेरित प्लूरोपोटेंट स्टेम कोशिकाओं का विकास किया। इसी के लिए 2012 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया। आईपीएससी तकनीक की मदद से अनेक रोग जैसे पार्किंसन रोग, पेशीय दुर्विकास और विकलांगता को दूर किया जा सकता है। तो ये हमने देखा कि स्टेम सेल क्या है, इतिहास क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके प्रकार जो हमने भ्रूण कोशिका और कायिक कोशिका देखी। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक जीन चिकित्सा की। जीन चिकित्सा किसी जीन की संरचना में विकार या आवश्यक जीन की अनुपस्थिति के कारण शरीर में कोई आनुवंशिक बीमारी पैदा हो जाती है। कौन सी होती है? आनुवंशिक बीमारी। जीन चिकित्सा के माध्यम से विकृत जीन की पहचान कर उसे काट कर हटा दिया जाता है। डीएनए में जो जीन होते हैं और जब हमें पता लग जाता है कि इस जीन की वजह से बीमारी है आनुवंशिक, तो उसे काट कर हटा दिया जाता है। उसके स्थान पर नए जीन को कृत्रिम रूप से स्थापित कर दिया जाता है। इससे शरीर में रोगों के लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। देखिए जीन चिकित्सा क्या होती है कि एक मनुष्य में 25 से 30 हजार जीन पाए जाते हैं।
अब जब इनमें से ये पता लग जाए कि भाई इस जीन की वजह से ये आनुवंशिक बीमारी है, तो उस जीन के अंदर से मान लीजिए वो जीन है, उस जीन को जो विकार जीन है उसको यहाँ से काट करके अलग कर दिया जाता है और उसकी जगह एक दूसरा नया जीन रख दिया जाता है, जिससे कि वो आनुवंशिक बीमारी हट जाती है और रोगों से लड़ने की क्षमता उसमें बढ़ जाती है। आनुवंशिक रोगों को दूर करने हेतु जीन का प्रयोग दवाइयों की तरह करते हैं। जीन चिकित्सा के माध्यम से हीमोफिलिया, कैंसर, हार्ट, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मधुमेह जैसे रोगों का इलाज संभव हो गया है और इनके इलाज अब अच्छी तरह से हो पा रहे हैं। वो सब जीन थेरेपी की वजह से हुआ है। आणविक निदान, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी या कहें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और दूसरी है पीसीआर, एलाइजा आदि कुछ ऐसी तकनीकें जिनके द्वारा रोग की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है। यानी ज्यादातर रोगों का पता कब लगता है? जब वो रोग बहुत बढ़ चुका होता है। परंतु जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, पीसीआर टेक्नोलॉजी है, एलाइजा टेक्नोलॉजी है, इनकी सहायता से रोगों का प्रारंभिक स्टेज पर ही पहचान लिया जाता है, जिससे कि उनका इलाज तुरंत ही हो जाता है। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन डीएनए तकनीक का उपयोग कर बनाई गई है। इस वैक्सीन को पुनर्योगी टीका या वैक्सीन कहा जाता है। इसके दो प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। एक है डीएनए टीका और दूसरा है पुनर्संयोजी टीका। डीएनए टीका क्या होता है? मनुष्य में विभिन्न रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को विकास हेतु डीएनए का टीका बनाए जाते हैं। इन टीकों में जीवाणु या मृत रोगाणुओं का यानी पैथोजन का प्रयोग न करके इनसे प्राप्त किए गए विशेष जीन का प्रयोग शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय बनाने के लिए किया जाता है। इन टीकों के प्रयोग से किसी अनैच्छिक संक्रमण की आशंका भी नहीं रहती, क्योंकि डीएनए के टीके में रोगाणु को पुनः उत्पन्न कर सकने वाले जीन नहीं होते। इन्हें एक घोल के माध्यम अथवा सुई द्वारा त्वचा की कोशिका या मांसपेशियों में प्रवेश कराया जा सकता है। ए डीएनए वैक्सीन इज ए टाइप ऑफ वैक्सीन that transfer to specific antigen coding DNA sequence into the cells an organism as a mechanism to induce a immune response। यानी इसको सेल्स के अंदर डीएनए के सीक्वेंस को अंदर प्रवेश कराया जाता है, वही कहलाता है डीएनए वैक्सीन या डीएनए टीका। रिकॉम्बिनेंट टीका, विशेष इस तकनीक का प्रयोग वायरस जनित रोगों की प्रतिरक्षा के लिए किया जाता है। इसका निर्माण एंटीजन के प्रयोग द्वारा किया जाता है। किसके प्रयोग द्वारा? एंटीजन के, जो या तो सीधे वायरस से लिए जाते हैं या लैब में तैयार किए जाते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी का टीका पुनर्संयोजित टीका का एक उदाहरण है। तो हमने इसमें आपको बताया है कि स्टेम सेल क्या होती है, जीन थेरेपी क्या होती है, कैसे उसकी जीन थेरेपी के द्वारा आनुवंशिक बीमारी का इलाज किया जा सकता है, और कैसे जो है डीएनए टीका की सहायता से भी बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। जिंदगी में सफलता कभी पक्की नहीं होती और असफलता कभी अंतिम नहीं होती दोस्तों। इसलिए आप अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत एक इतिहास न बन जाए। कभी भी हिम्मत नहीं हारे। उम्मीद करते हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और भी क्लोनिंग जैसे टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद और उपयोगी लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।